आज का ये वीडियो ऐतिहासिक है क्योंकि पिछले 24 घंटे में सुप्रीम कोर्ट से 3 ऐसी बड़ी खबरें आई हैं जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को तमाचा पड़ता हुआ नजर आया, तगड़ा झटका लगा उन्हें। सबसे पहली खबर तो ये है कि कैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये निर्देश दिया गया है कि उन्हें ईवीएम के साथ वीवीपैट की स्लिप्स का मिलान पूरा करना होगा। एक एक स्लिप का मिलान, ये नहीं चलेगा रैंडमली 4-5 उठा के आपने ईवीएम से कर दिया और फिर बता दिया हाँ भैया बिल्कुल सही हुआ। नहीं, एक एक स्लिप का मिलान करना पड़ेगा, जो अभी तक नहीं होता आ रहा था। दूसरी बड़ी खबर, पतंजलि के ऐसे मिसलीड करने वाले, धोखा देने वाले विज्ञापनों पर रोक लगाई थी सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन उसके बावजूद रामदेव वही काम करते नजर आ रहे थे। तो रामदेव को वहां पर कोर्ट में खड़ा होना पड़ा और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा था रामदेव, हाथ जोड़कर मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। पता नहीं ये माफी शब्द कितनी बार सुनाई दिया। माफी वीर, नए भारत के नए माफी वीर रामदेव ही कहलाएंगे। लेकिन उसके बाद भी कोर्ट ने कहा हम आपको माफ नहीं कर रहे हैं, ये जो आपने किया ये पर्जरी है। बाबा रामदेव, आपने ये गलत दावा क्यों किया कोर्ट में कि आप कोरोनिल से इलाज करेंगे? सही ठहर भाई, ओ बाबा रामदेव, रामदेव जी, आपने सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला? अरे सर ठीक है, अरे हाँ ठीक है, आप हाथ तो छोड़ मेरा। फिर भी 1 हफ्ते का समय दिया है अपना जवाब लिखने के लिए और उसके बाद फिर परिणाम होगा। और मुझे लगता है कि जिस तरह का ये आदमी है और जिस तरह की इन्होंने हरकत की है, जो झूठ इन्होंने पूरे देश को बताया है, और गोदी मीडिया के सबसे ज्यादा सिर चढ़ाए हुए थे क्योंकि सबसे ज्यादा फाइनेंस यही कर रहे थे उनको। उनके पास में पेनक्रियाटाइटिस की दवाई है, पूछ तो लो, आप इनसे तो पूछो। सारे प्रश्न मुझसे ही पूछने में लगे। डॉक्टर लेले जी, आप इनका जवाब दीजिए। डॉक्टर लेले, आप इसका जवाब दीजिए। बिल्कुल पूछ रही हूँ नहीं, अभी ये क्या आयुर्वेदिक दवाओं को हीन दृष्टि से देखते हैं एलोपैथी डॉक्टर, जिसका जो वो आरोप लगा? नहीं, एक मिनट बिफोर गोइंग टू दैट लेट मी मेक इट वेरी क्लियर। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये अगर चुप बैठेंगे तो ही मैं बोल सकूंगा, नंबर 1। और ये इनके फोटो फ्रेम में क्यों कोरोनिल की दवाई कंटिन्यूअसली आ रही है? ये क्या एडवर्टाइजमेंट गिमिक है? क्या चल रहा है ये एडवर्टाइजमेंट के लिए? पहले वो कोरोनिल निकाल दीजिए उधर से। हमारे फोटो में कोई है ही नहीं इसके अंदर, हम ना कोई एडवर्टाइजमेंट करते हैं, नंबर 1। अच्छा, नंबर 2, ये जो बोल रहे हैं, ये इनका वीडियो ऐसा है कि पहले 2 थप्पड़ मारने का, फिर कुछ भी। इनका दो बयान में देखो कितना फर्क है। आपने खाली एक ही बयान बताया, उसके पहले भी इन्होंने सैटरडे को जब भी नोटिस पहुंचा तभी एक बयान जारी किया था। अरे भाई, अभी बात अब की करो ना। अब जो हम इस काम के लिए बैठे हैं कि हम मिलकर के अच्छा क्या कर सकते हैं, मॉडर्न मेडिकल साइंस में क्या अच्छा है, आयुर्वेद में क्या अच्छा है, इसकी बात तो करो। कोरोनिल से आपको क्यों आपत्ति है? कोरोनिल से डॉक्टर साहब को बोलने दीजिए, वो भी बताइए। बोलिए डॉक्टर, मैं आपसे जवाब लूंगी। रामदेव जी, मैं आपसे लूंगी स्वामी जी, प्लीज। और ये कोरोनिल दवा को थोड़ा हटा दीजिए ना सर, इसको प्रचार का मंच मत बनाइए इस डिबेट को। क्या चल रहा है इधर नाटक? ठीक है, सारी खबरों को दबाया जा रहा था, इनके सारे काले कारनामों को आपके सामने दबाया जा रहा था। ये खबरें आपको वहां पे इसलिए दिखाई भी नहीं देंगी। महाधूर्त और जिस तरह की हरकत इन्होंने की है, फ्रॉड, बिल्कुल फ्रॉड हरकतें इन्होंने की है, इनको फिर जेल में होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को इस बात पर ध्यान देना होगा अगली हियरिंग में। और तीसरी बड़ी खबर, 180 दिन जेल में रहने के बाद संजय सिंह, जो कि आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, उन्हें जमानत मिल गई। और जमानत जब मिली तो ईडी ने यह कहा कि हमें कोई आपत्ति नहीं है इनको जमानत दिए जाने पर। मतलब सोचिए, वो ईडी जिसको अभी तक आपत्तियों पे आपत्तियां ही थी, आपत्ति थी इसीलिए तो पकड़ के पहले आपने रेड की, फिर आपने उनको जेल में डाला, 2 बार हाई कोर्ट में बेल ही रिजेक्ट हो गई थी। तो आज सुप्रीम कोर्ट के सामने ईडी का पर्दाफाश हो गया जब उनसे पूछा गया कि पहले 10 बयान आपने सामने क्यों नहीं रखे? 11वें बयान में ऐसा क्या था कि आपने सिर्फ एक बयान मांगा? Have no objection in case the appellant stay over there before that leave granted. Sanjay Singh is released on bail during pendency of the proceedings. लेकिन सुप्रीम कोर्ट जैसे ही ये केस गया, पहली हियरिंग में ईडी को समझ में आ गया हम यहां पर तो डिफेंड नहीं कर पाएंगे। हाई कोर्ट में शायद हो भी जाएगा लेकिन सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो पाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस वक्त जिस तरह के प्रतिनिधित्व में चल रहा है और जितना हमें करेज और जितना हमें कॉन्फिडेंस उसके जस्टिसेस में सीजेआर चंद्रचूड़ की लीडरशिप में दिखाई दे रहा है, मुझे नहीं लगता कि
पीछे अगर आप इतिहास में देखने की कोशिश करें तो ऐसे सीजीआई और ऐसे ऐतिहासिक फैसले हमें सुप्रीम कोर्ट से होते हुए दिखाई दिए हों। पढ़ा करते थे हम लोग, इंदिरा गांधी के सामने सुप्रीम कोर्ट का क्या क्या फैसले आ जाते थे, सुप्रीम कोर्ट भी अडिग रहता था बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर, कैसे सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी को कितनी सारी चीज़ों पे मात दी थी। बिल्कुल वो सब चीज़ें जो हम किताबों में पढ़ते थे वो अभी ऐसा लग रहा है कि यही इसी तरह की चीज़ें आप आगे चल के देखिएगा किताबों में पढ़ेंगे, क्योंकि ये इतिहास है, ये इतिहास रच रहे हैं इस वक्त सीजीआई चंद्रचूड़ और उनकी पूरी टीम ऑफ जस्टिसेस इन सुप्रीम कोर्ट टुडे। उन्होंने पूछा ईडी से कि कोई ट्रेस ही नहीं है मनी का, कोई रिकवरी नहीं है मनी की, तो ये तो साफ दिखाई दे रहा है। तो ईडी किस हिसाब से, आप बताइए ना, किस चीज़ पर ये बोलती कि जी नहीं इनकी बेल रिजेक्ट होनी चाहिए, किस आधार पे बोल देती? तब बढ़िया केस अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में लड़ा है और 180 दिन बाद संजय सिंह बाहर आए हैं, ऐसे समय में जब पहले ही, अभी तो मैं 24 घंटे की बात बता रही हूँ, लेकिन इससे पहले इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर पहले ही बहुत ज़बरदस्त वाला तमाचा मार चुके हैं सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद से तमाचे पे तमाचे पड़ रहे हैं और सिर्फ 24 घंटे के अंदर जब 3 ऐसे तमाचे एक साथ पड़ जाएं तो आप यही सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट ना होता तो आज आपके संविधान को, आपके देश को कोई नहीं बचा रहा होता। पूरी मनमानी चल रही है यहाँ पे, अपने हिसाब से जो करना है किया जा रहा है, जैसे कि बस हाथ में सत्ता आ गई है और जो मन करेगा हम इसे अपनी जागीर समझ के करते रहेंगे। संविधान से नहीं चलाने की कोशिश हो रही थी देश को, अपने ही लिखे हुए संविधान से चलाने की कोशिश हो रही थी, तो ऐसा होता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि मैं हूं, मैं जिंदा हूं और मैं हूं यहां पर, और मैं अभी भी रेलिवेंट हूं और रेलिवेंट रहूंगा। आपकी सरकारें आती जाती रहेंगी, ये संस्थान वो संस्थानों में से नहीं बनेगा, कम से कम सीजीआई चंद्रचूड़ की लीडरशिप में रहते हुए। और जब दूसरे सेमिनार्स में सीजीआई चंद्रचूड़ जाते हैं या फिर कोई भी जस्टिसेस जाते हैं, आप सोचिए उनको कितनी खुली छूट है कि वो लोग बाहर जाते हैं तब भी इतनी बड़ी बात कहते हैं, जिससे भी एक तो कोर्ट के अंदर तमाचे पड़ रहे हैं इनको, ऊपर से बाहर भी ऐसे बयान देकर आ जाते हैं जिससे और अलग तमाचे पड़ते हैं सरकार को। सारी चीज़ें एजेंसीज और इन सब के खिलाफ होती हैं जो इनकी हरकतें हो रही होती हैं। नोटबंदी के ऊपर अभी थोड़े दिन पहले जस्टिस बीवी नागरत्ना कितना कुछ बोल के चली गई। उन्होंने कहा सीधे, इतनी बड़े साफ शब्दों में उन्होंने ये बात कही कि ये जो दिखाई दिया, ये तो ऐसा लगा कि जब 98% पैसा आपके बैंकिंग सिस्टम में ही आ गया तो फिर वो काला धन का क्या हुआ। ये तो ये समझ में आता है कि ये काले धन को सफेद करने की एक स्कीम थी। We all know what happened on 8th of November 2016 when rupees 500 and 1000 rupee notes were demonetized. The interesting aspect is that in the Indian economy of that time, and more so even now, 500 rupees and 1000 rupee notes comprised of 86% of the currency. If you see from the common man's point of view, 1 rupee, the note 1 rupee is issued by the central government. 2 rupees, 5 rupees, 10 rupees, 20 rupees, 50 rupees, 100 rupees are the other currency notes which are issued by the Reserve Bank of India. But 86% of the currency was 500 rupees and 1000 rupee notes, which I thought the central government lost sight of while demonetizing 86% of the currency. Imagine a laborer who went to work those days, who was given a 500 rupee note or a 1000 rupee note at the end of the day. He had to go and get that note exchanged before he could go to the grocer's shop to buy the daily essentials. And the other aspect is 98% of the demonetized currency came back to the Reserve Bank. So where were we heading towards what is called the black money eradication? I thought it was a way of converting black money into white money by this demonetization, because firstly 86% of the currency was demonetized and 98% of that currency became white money. सोचिए, इलेक्टोरल बॉन्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया गया है, जो कि पिछले 5-6 साल से चला आ रहा था कानून बन के, और धड़ल्ले से टैक्स पेयर की मनी जो है, टैक्स आपको किया जाता है, आपका पैसा मारा जाता है और उसको अपने खातों में लेने की कोशिश हो रही थी यहाँ पे प्रोजेक्ट दे के सरकारी। वाह! और उसमें एजेंसियों का इस्तेमाल, यही एजेंसी
मतलब ईडी, सीबीआई, आईटी, इन लोगों के पास पूरी लिस्ट आती होगी। आज इसके पास जाके रेड मारनी है, आज इस विपक्षी नेता के पास जाके मारनी है, आज इन लोगों को जेल में बंद कर देना है, इन्हीं के आसपास इन्हीं की बेल को रिजेक्ट करवाते रहना है, बस इनका काम यही रह गया है। So hats off to Supreme Court, an institution like this that still exists and tries to protect every basic right of an Indian citizen today. Thank you so much, the entire team of justices serving in Supreme Court today. I'm really proud of the fact that I'm a part of this historical moment, जब ऐसे समय में जब हर तरफ से शायद उम्मीद खत्म हो चुकी हो, जहाँ हर आदमी सच बोलने से डर रहा हो, जब सिर्फ सच बोलते हुए आदमी सोचने लगता है कि पता नहीं कौन सुन रहा होगा और कौन सुन के हमारे ऊपर किस तरह की कार्रवाई कर देगा, कौन कब हमें जेल में डाल देगा, ऐसे समय में जब सब बिक चुका हो, सिर्फ एक बुनियाद जो खड़ी हुई आखिरी होप की तरह दिखाई देती है, वो है सुप्रीम कोर्ट। ऐसे में इट रियली मेक्स मी फील सो प्राउड that yes, there is somebody to protect our rights. Thank you so much, dear Supreme Court. Thanks a ton. Satyamev Jayate.